जय हिंद दोस्तों, मैं प्रेम नैनीवाल और आज हम शुरू करने जा रहे हैं अपनी जो पहली यूनिट है उसके बारे में। कक्षा 12वीं हिंदी मीडियम और फिजिक्स। दोस्तों आज मैंने कहा कि अपनी जो पहली यूनिट है फिजिक्स में स्तर वैद्युतिकी जिसे हम कहते हैं उसको हम आज शुरू करने जा रहे हैं। और उस यूनिट के बारे में हमने पहले पढ़ा है कि उसमें 4 चैप्टर है और जिसमें से जो पहला चैप्टर है विद्युत क्षेत्र और आवेश, उसकी हम आज इसमें बात करेंगे। सबसे पहले तो दोस्तों ये जान लीजिए कि जो यूनिट का नाम है यानी कि स्थिर वैद्युतिकी, स्थिर वैद्युतिकी ये क्या है। दोस्तों मेन रूप से इस यूनिट में हम पढ़ने वाले हैं स्थिर आवेशों के बारे में। तो हम ये कहेंगे कि भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसमें स्थिर आवेशों का अध्ययन किया जाता है वो स्थिर वैद्युतिकी है। इसी के साथ जो अपनी दूसरी यूनिट है उसके बारे में भी मैंने आपको बताया कि यहाँ जो आवेश है वो स्थिर रहेंगे, लेकिन अगला हम विद्युत धारा पढ़ेंगे। यानी आवेश जब चलेंगे, आवेश जब बेड़चाल से चलते हैं तो धारा बनती है और उसे विद्युत धारा कहते हैं। तो सबसे पहले स्थिर वैद्युतिकी की मैं बात करूँगा। भौतिक विज्ञान की वह शाखा, भौतिक विज्ञान यानी फिजिक्स की, भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसमें स्थिर आवेशों का अध्ययन किया जाता है। स्थिर आवेशों का अध्ययन किया जाता है वह स्थिर वैद्युतिकी कहलाती है। वह स्थिर वैद्युतिकी कहलाती है। सिंपल, भौतिक विज्ञान की यानी फिजिक्स की वो शाखा जिसमें मेन रूप से स्थिर आवेशों का क्या किया जाता हो, अध्ययन किया जाता हो, वो अपनी स्थिर वैद्युतिकी होगी। दोस्तों इस यूनिट में हमारा जो पहला चैप्टर है विद्युत क्षेत्र एवं आवेश, उसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। विद्युत क्षेत्र जान लीजिए पहले कि विद्युत क्षेत्र से पहले आपको ये पढ़ना पड़ेगा आवेश, क्योंकि किसी आवेश के चारों ओर के क्षेत्र को हम विद्युत क्षेत्र कहते हैं। तो पहले इस नाम के अकॉर्डिंग नहीं बल्कि हमें पहले आवेशों के बारे में जानना होगा और उसके बाद हम बढ़ेंगे विद्युत क्षेत्र की तरफ। तो दोस्तों एक शब्द आपको इस चैप्टर के नाम में नज़र आ रहा होगा और वो है आवेश। ये आवेश क्या है भाई? बहुत बार हम आवेशों के बारे में पढ़ते हैं कि आवेश क्या है और इनके क्या गुण होते हैं, लेकिन इस बार आवेशों के बारे में हम अच्छे से पढ़ेंगे कि आवेश क्या है। मैं सबसे पहले हेडिंग डाल रहा हूँ कि आवेश। दोस्तों इस आवेश के बारे में बताने वाले जो पहले वैज्ञानिक है, या मैं यूँ कह लूँ कि 600 ईसा पूर्व एक वैज्ञानिक हुआ था। 600 ईसा पूर्व एक वैज्ञानिक हुआ था और उनका नाम था थेल्स। थेल्स यूनानी वैज्ञानिक थे और इन्होंने एक अचंभित कर देने वाली घटना देखी। क्या देखी? थेल्स ने देखा कि अगर एम्बर नाम के पदार्थ को, दोस्तों मैं बात कर रहा हूँ एम्बर की, एम्बर या कहीं आपको लिखा मिल सकता है अंबर, रेजिन नुमा पदार्थ होता है जो बाल्टिक सागर के किनारे पाया जाता है, लेकिन मैं उसकी बात कर रहा हूँ। जो थेल्स है वैज्ञानिक है, इन्होंने देखा कि एम्बर की जो छड़ है अगर उसको ऊन के कपड़े पे घर्षित करवा दिया जाए तो उसके अंदर आकर्षण का गुण आ जाता है। यानी एम्बर की कोई छड़ है और यदि उसे किसी ऊन के कपड़े पर इस प्रकार से रगड़ा जाता है और उसके बाद यदि उसे देखा जाए तो अब वो हल्के तिनकों को आकर्षित कर सकती है। हल्के तिनके कैसे कि कागज़ के छोटे छोटे टुकड़े हो सकते हैं, गेहूं की भूसी हो सकती है। इस प्रकार से हल्के जो टुकड़े हैं, हल्का जो होती है वस्तु, उनको ये आकर्षित कर सकता है। ऐसा इन्होंने देखा थेल्स ने। थेल्स ने क्या देखा? वापस से सुन लीजिए कि एम्बर या अंबर नाम का जो पदार्थ है, अगर उस अंबर नाम के पदार्थ की एक छोटी सी रोड ली जाए और उस रोड को किसी ऊन के कपड़े पे घर्षित करवाया जाए, किसी ऊन के कपड़े पे, ये ऊन का कपड़ा है, इस पर इसे घर्षित करवाया जाता है तो ये छड़, इसमें हल्के तिनकों को आकर्षित करने का गुण आ जाता है। अगर इस छड़ को बाद में हल्के तिनकों के पास लाया गया तो ये उन्हें अपनी ओर खींच करके चिपका लेगी।
तो इन्होंने ये घटना देखी और इसके बाद एक वैज्ञानिक और हुआ, और वो वैज्ञानिक हुआ था सन 1600 में, और उनका नाम था गिलबर्ट। सन 1600 में गिलबर्ट ने क्या देखा कि ये एम्बर का होना ज़रूरी नहीं है। एम्बर का होना ज़रूरी नहीं है, यदि वहाँ पे कांच की कोई छड़ है तो वो भी इस गुण को दर्शाती है। यदि वहाँ पे प्लास्टिक की कोई छड़ है तो वो भी इस गुण को दर्शाती है। यदि वहाँ पे सल्फर की कोई छड़ है तो वो भी दर्शाती है। एबोनाइट की छड़ है, यानी काफ़ी सारे ऐसे पदार्थ जिनको रगड़ने के बाद, जैसे प्लास्टिक का कोई टुकड़ा ले लीजिए, रॉड ले लीजिए, और उसको भी जब किसी कपड़े पे रगड़ा जाएगा तो उसमें भी ये गुण आ जाएगा कि अब वो हल्के तिनकों को क्या कर सकता है, आकर्षित। उदाहरण के तौर पे सूखे बालों में जो कंघी होती है उसको 4-5 बार चलाइए, काफ़ी देर तक उसे घर्षित कीजिए अपने बालों के साथ, और फिर कागज़ के छोटे छोटे टुकड़ों के पास उसे लेकर जाइए, तो आप देखेंगे कि अब वो कंघी जो करते हैं बालों में, वो कंघी भी हल्के तिनकों को आकर्षित कर सकती है। तो इस बात को स्पष्ट किया सन 1600 में गिलबर्ट ने कि एम्बर का होना ज़रूरी नहीं है, यदि ये सारी छड़ें भी है तो भी वो समान गुण दर्शाती है। क्या मतलब हुआ? यहाँ से हमें क्या पता चल रहा है? हमें ये पता चल रहा है कि यदि एम्बर को ऊन के कपड़े पे रगड़ रहे हैं तो या तो एम्बर में से कुछ ऊन में गया है या ऊन में से कुछ एम्बर में आया है, कुछ न कुछ परिवर्तन तो हुआ है जिसकी वजह से इसमें आकर्षण का गुण आ गया है। अब ये हल्के तिनकों को अपनी तरफ खींच सकती है। तो दोस्तों, यहाँ से हम बता रहे हैं आपको आवेश के बारे में कि ये सारा जो मामला यहाँ पे होता है, ये जो विचित्र बात यहाँ पे होती है कि अब ये इसे आकर्षित कर सकता है, ये गुण इसमें आता है केवल एक कारण से, और वो कारण है दोस्तों घर्षण। ये गुण घर्षण के कारण आता है, और इसी गुण को हम क्या कहते हैं? आवेश। इसी गुण को क्या कहते हैं? आवेश। तो बस छोटी सी बात है कि ये अगर एम्बर की रॉड ली जा रही है तो ये इसको ऊन के कपड़े पर घर्षित करवाने के बाद हल्के तिनकों को आकर्षित करेगी। ऐसा क्यों हुआ? ये गुण क्यों आया? ये घर्षण के कारण उत्पन्न हुआ। ये गुण आकर्षित करने का जो गुण है वो घर्षण के कारण उत्पन्न हुआ, और इसी गुण को हम क्या कहेंगे? आवेश कहेंगे। आप दूसरे शब्दों में ये भी कह सकते हैं कि आवेश किसी वस्तु का वह गुण है जो उसमें विद्युत तथा चुंबकीय क्षेत्र को उत्पन्न करता है। एक दूसरी परिभाषा में आपको और बता रहा हूं कि आवेश किसी वस्तु का वह गुण है जो उसमें विद्युत तथा चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है, या विद्युत और चुंबकीय क्षेत्र के प्रभावों को महसूस करता हो, अनुभव करता हो, उसे हम क्या कहते हैं दोस्तों? आवेश कहते हैं। तो बस छोटी सी परिभाषा है आवेश की, आप लिख सकते हैं। एम्बर, सबसे पहले तो याद रखना कि ये एक रेजिन नुमा पदार्थ है। इसके लिए मैं आपको बता दूं, रेजिन तो आपने सुना होगा, रेजिन नुमा पदार्थ, रेजिन नुमा पदार्थ है, और ये पाया जाता है बाल्टिक सागर के किनारे, बाल्टिक सागर के किनारे। तो ये पदार्थ है जिसके बारे में सबसे पहले थेल्स बता रहे थे, और गिलबर्ट ने सन 1600 में इन सब बातों को स्पष्ट किया कि ये छड़ कांच, प्लास्टिक, सल्फर, एबोनाइट की हो सकती है। अब वो स्थितियां अलग है कि कांच की छड़ को अगर रगड़ा जाएगा रेशम के कपड़े पे तो क्या होगा, कौन सा आवेश उत्पन्न होगा, प्लास्टिक के लिए क्या होगा, अगर एबोनाइट की छड़ को अगर घर्षित करना है तो कहाँ पे करवाया जाएगा और किस तरीके का आवेश उत्पन्न होगा। तमाम सारी बातें करेंगे हम, लेकिन पहले आवेश की परिभाषा को लेकर हमें कुछ जानना चाहिए। तो दोस्तों, मैंने आपको बताया है दो प्रकार से कि आवेश क्या है। तो आवेश की जो परिभाषा है वो एक बार मैं आपके सामने लिख रहा हूँ। तो आवेश किसी वस्तु का वह गुण है, आप ऐसा लिख सकते हैं कि आवेश किसी वस्तु का वह गुण है जो उसमें विद्युत तथा चुंबकीय गुण उत्पन्न करता है, या इनके प्रभावों को अनुभव करता है।
विद्युत तथा चुंबकीय गुण का उत्पन्न होना, और उसके लिए जो उत्तरदायी है वो है दोस्तों आवेश। तो आवेश की हमने बात की है। अब आवेश के लिए एक छोटा सा फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा, और वो फॉर्मूला क्या है? आवेश इज इक्वल टू विद्युत धारा इनटू समय। हमने फॉर्मूला विद्युत धारा के लिए पढ़ा था, आवेश बट्टे समय के रूप में 10वीं क्लास में, लेकिन अब मैं इसको यहाँ ऐसे कर रहा हूँ कि आवेश इज इक्वल टू विद्युत धारा इनटू समय। दोस्तों आवेश को रिप्रेजेंट करने के लिए हम बड़े क्यू या छोटे क्यू का सहारा लेते हैं, और अक्सर हम छोटा क्यू लेके चलेंगे, लेकिन ये विद्युत धारा, और इसे हम आई से रिप्रेजेंट करते हैं और समय को टी से रिप्रेजेंट करते हैं। दोस्तों यहाँ से हम आवेश का मात्रक भी निकाल सकते हैं और विमा भी, आप लोगों को अच्छे से पता है। मात्रक अगर आवेश का निकालना होगा तो आप जानते हैं कि आई यहाँ पे धारा है, और धारा का जो मात्रक है वो होता है एम्पियर, और समय का जो मात्रक है वो सेकंड। तो एम्पियर इनटू हमारे पास क्या स्थिति मिली है? सेकंड, और इसी को हम कहते हैं कूलाम, इसी को हम कहते हैं कूलाम। इसलिए दोस्तों आवेश का जो एसआई मात्रक है वो बन के आया है कूलाम। कूलाम यहाँ एक वैज्ञानिक का नाम है। आगे हम इनका एक महत्वपूर्ण सिद्धांत पढ़ेंगे, एक नियम पढ़ेंगे इनका, और इस नियम के आधार पर बहुत सारी चीज़ें सॉल्व भी होगी, बहुत सारे आंकिक प्रश्न भी हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे। फिलहाल मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि आवेश का जो मात्रक होगा एम्पियर इंटू सेकेंड और कूलाम, और ये कूलाम एसआई मात्रक है। वैसे अगर बात की जाए तो आवेश के बहुत सारे मात्रक हैं। बहुत सारे से मेरा मतलब है कि आवेश का एक मात्रक जिसे मैं लिख रहा हूँ आप लोगों के सामने, ESU, बहुत बार सुना होगा ESU। इसे हिंदी में क्या कहते हैं दोस्तों? इसे हिंदी में कहते हैं स्तर विद्युत इकाई, स्तर विद्युत इकाई, स्तर विद्युत इकाई या ESU कह लीजिए। तो ये मात्रक होता है। इसका एक और नाम भी है, और वो है फ्रैंकलिन। इसका एक और नाम है, वो नाम है फ्रैंकलिन। दोस्तों यहाँ पर फ्रैंकलिन भी एक वैज्ञानिक का नाम है, बेंजामिन फ्रैंकलिन, और इन्होंने असल में आवेशों के प्रकार के बारे में हमें बताया। इन्होंने कुछ ऐसे प्रयोग भी किए जो हम आगे करके देखेंगे। ऐसे प्रयोग भी किए जिनके माध्यम से इन्हें पता चला कि आवेश दो प्रकार के होते हैं, उनकी प्रकृति अलग अलग होती है। तो बेंजामिन फ्रैंकलिन के नाम पे इस ESU मात्रक का नाम रख दिया गया फ्रैंकलिन। और ये फ्रैंकलिन मात्रक है जिन्हें हम स्टेट कूलाम भी कह सकते हैं। तो आप ये भी कह दीजिएगा कि यही मात्रक क्या कहलाता है? स्टेट कूलाम। कौन सा कूलाम? स्टेट कूलाम। दोस्तों इस मात्रक के बारे में एक और ख़ास बात मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि ये जो मात्रक है जिसके बारे में अभी हमने चर्चा की है, ESU कह लीजिए, स्तर वैद्युत इकाई कह लीजिए, या फ्रैंकलिन कह लीजिए, स्टेट कूलाम, है ना। तो ये सारे जो मात्रक हैं सारा नहीं एक ही है। तो ये आवेश का सबसे छोटा मात्रक है, आवेश का सबसे छोटा मात्रक है। ये भले ही सबसे छोटा हो, एक फैक्ट के रूप में आपको याद रखना है, लेकिन असल में एसआई मात्रक जो है वो कूलाम है, और ज़्यादातर आपको पता है कि एसआई मात्रक का ही उपयोग किया जाता है न्यूमेरिकल्स में। तो वहाँ आप कूलाम ध्यान रखेंगे। दोस्तों यहाँ कूलाम की हमने बात की है और इसकी बात की, इसके अलावा एक और मात्रक भी है जो मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ कि और मात्रक क्या है आवेशों का। इधर मिटा देता हूँ इसको यहाँ से। तो ESU से आप याद रखेंगे एक और मात्रक, और वो है EMU, ये वाला EMU, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट, जिसे हम कह सकते हैं विद्युत चुंबकीय इकाई, विद्युत चुंबकीय इकाई। ये एक यूनिट है, विद्युत चुंबकीय इकाई। और ESU को जिस प्रकार से हम स्टेट कूलाम कह सकते हैं, ठीक उसी प्रकार से इसे भी कहा जा सकता है एब कूलाम। कौन सा कूलाम? एब कूलाम। ये तीनों ही एक ही है। तो ये मात्रक मैंने आपको बताया। क्या संबंध है इनमें और कूलाम में? दोस्तों यदि कूलाम की बात की जाएगी और ESU की बात की जाएगी तो इनके मध्य जो संबंध है मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि एक जो कूलाम है, सबसे छोटा मात्रक मैंने कहा आपसे कि स्टेट कूलाम या फ्रैंकलिन या ESU। तो एक कूलाम की बात की जाएगी तो ये 3 × 10⁹ ESU के क्या होगा? बराबर होगा। तो ये संबंध है कूलाम और ESU में, यानी अपने सबसे छोटे मात्रक के रूप में
और ये विद्युत चुंबकीय इकाई जिसे आप एक एब कूलाम कहते हैं, एक नहीं एब कूलाम कहते हैं। अगर एक कूलाम को इससे अगर मैं तोड़ डालूं यानी तुलना कर डालूं तो एक कूलाम 1/10 एब कूलाम के क्या होगा, बराबर होगा। तो ये मात्रक मैंने आपको बताए हैं। इन सब के अलावा एक और मात्रक पर हम चर्चा करने वाले हैं दोस्तों, वो सबसे बड़ा मात्रक है, आवेश का सबसे बड़ा मात्रक है। और आवेश का सबसे बड़ा मात्रक जिसे हम कहते हैं फेराडे। फेराडे, यहाँ पे ध्यान देना कि फेरड नहीं है, वो फिर अलग मात्रक हो जाएगा, फेराडे है। सिर्फ और सिर्फ एक छोटी सी मात्रा का फर्क है, आप ध्यान रखें कि फेरड नहीं बल्कि फेराडे है। तो दोस्तों ये सबसे बड़ा मात्रक है। और बड़ा यानी कितना बड़ा, अगर एक फेराडे की बात की जाएगी तो ये एक फेराडे बराबर होगा 96,500 कूलाम। 96,500 कूलाम। 96,500 के साथ साथ 96,400 कूलाम भी हो सकता है, तो आपको कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना है। इसके साथ ये भी लिखा हो सकता है कि 96,400 कूलाम। कूलाम को हम सी से रिप्रेजेंट करते हैं, तो कूलाम के लिए आप सी लिखेंगे। तो दोस्तों मैंने आपको 4 मात्रक बताए हैं मेन रूप से। मैंने बताया कि SI जो मात्रक है ज़्यादातर जो यूज में आएगा वो कूलाम होगा। इसके साथ सबसे छोटा जो मात्रक होगा जिन्हें हम स्तर वैद्युत इकाई कहेंगे, या ESU, फ्रैंकलिन या स्टेट कूलाम, कुछ भी कह लीजिए, वो मात्रक है दूसरा। और उसके बारे में हमने बताया कि कूलाम से छोटा यानी सबसे छोटा मात्रक है तो एक कूलाम बराबर 3 × 10⁹ ESU होगा। साथ ही EMU की हमने बात की है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट यानी कि विद्युत चुंबकीय इकाई, जो कि 1 कूलाम के रूप में है। और 1 कूलाम 1/10 एब कूलाम के यानी EMU के बराबर होगा। उसके बाद सबसे बड़ा जो आवेश का मात्रक है उस पर भी हमने चर्चा की है, और वो है फेराडे, जो कि 96,500 कूलाम के बराबर है। कितना बड़ा है तो हम कहेंगे 96,500 कूलाम, यानी बहुत ही बड़ा हो जाता है। यहाँ हमने फॉर्मूला पढ़ा कि आवेश इज इक्वल टू विद्युत धारा इंटू समय, यानी Q इज इक्वल टू I इंटू T। अगर हम इसकी विमा निकालना चाहें, आवेश के लिए विमा, तो आप लोग विमा सीधी सी याद रखते हो, बहुत छोटी विमा है। आवेश की विमा होती है A1 T1। क्या विमा है आवेश की? A1 T1। दोस्तों इसको याद रखना, क्योंकि आगे ये विमा काम में आने वाली है। इस छोटी सी विमा की सहायता से हम कई विमाएं निकालेंगे। तो आप याद रखें कि आवेश की विमा A1 T1, बाकी सारे जीरो है ना, MLT वगैरह। तो हमने यहाँ पर आवेश की कुल मिलाकर के बात की है। दोस्तों आवेश के बारे में, अगर आवेशों के गुण हमें पढ़ना है तो किस तरीके से, जैसे आवेशों के गुण है कि आवेश की योज्यता, वो उसकी जो उस पर अगर कोई गति करवाई जा रही है, गतिशील अगर किसी वस्तु को कर दिया जाएगा, आवेश पर कोई फर्क नहीं पड़ता, ये भी गुण होगा। उनकी योज्यता के बारे में, उनके संरक्षण के बारे में, और भी जैसे आवेश सतत न होकर क्वांटीकृत होते हैं, तो वो सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे। लेकिन इससे पहले हमने आवेशों के बारे में इतना कुछ जाना है, तो ये भी जान लेते हैं कि आवेशों के प्रकार क्या है। आवेशों के प्रकार के बारे में दोस्तों सबको पता है कि जो आवेश है वो 2 प्रकार के होते हैं, एक तो धनावेश और एक ऋणावेश। धन आवेश और ऋणावेश। अब ये कैसे बने और कैसे हमें पता चला कि आवेश 2 प्रकार के होते हैं, इन्हें कैसे पहचाना गया, बस वो बात करनी बाकी है। तो समझिएगा आवेश के प्रकार, आवेश के प्रकार के बारे में। और सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि आवेश 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है धनावेश, पॉजिटिव, तो लिख रहा हूँ यहाँ पे धनावेश, धन प्लस आवेश यानी धनावेश, पॉजिटिव वाला जो कण है, चार्ज है वो। और दूसरा जो आवेश है उसकी बात होगी, वो होगा ऋणावेश, धनावेश और ऋणावेश। इनकी पहचान के लिए क्या किया गया कि एक वैज्ञानिक हुआ जिनका नाम है बेंजामिन फ्रैंकलिन, जैसा कि मैंने आपको बताया है। तो बेंजामिन फ्रैंकलिन दोस्तों ये क्या करते हैं, धनावेश और ऋणावेश की पहचान के लिए एक छोटा सा प्रयोग करते हैं। और वो प्रयोग क्या होता है ये भी समझ लीजिए। इन्होंने एक दृढ़ आधार इस तरीके से लिया और उस दृढ़ आधार से एक छड़ लटकाई, और वो छड़ लटकाने से पहले इन्होंने उस छड़ को क्या किया, ये कांच की छड़ थी दोस्तों, मैं आपको बता दूं,
कांच की छड़, इसको ध्यान से समझना, आप तुरंत समझ जाएंगे कि आवेश को किस तरीके से कहा गया कि वो एक धनावेश है और दूसरा ऋणावेश है। तो कांच की छड़ इन्होंने ली है और कांच की छड़ को रेशम के कपड़े पर रगड़ा है। रेशम का कपड़ा, रेशम का कपड़ा, कांच की छड़ को इन्होंने इस रेशम के कपड़े पे रगड़ा और रगड़कर एक पतले धागे के माध्यम से इस छड़ को यहाँ लटका दिया। इस तरीके से इस छड़ को क्या किया, एक पतले धागे से लटका दिया। कांच की छड़ थी, रेशम के कपड़े पर रगड़ा और रगड़कर तुरंत इसे यहाँ लटका दिया। उसके बाद देखो, एक तो मैं आपको ये बता रहा हूँ कि कांच की छड़ और रेशम का कपड़ा। अब दूसरी स्थिति को जरा समझिएगा। इन्होंने क्या किया कि एक छड़ ली और वो छड़ थी एबोनाइट की, एबोनाइट की छड़, और उस एबोनाइट की छड़ को इन्होंने क्या किया, बिल्ली की खाल पे रगड़ा। बिल्ली की खाल एक कपड़े की तरह कार्य करेगी लेकिन अलग हो गए, एक तो रेशम का कपड़ा कह लीजिए और एक बिल्ली की खाल। तो ध्यान दीजिएगा कि कांच की छड़ को रेशम के कपड़े पे रगड़ा है, बिल्ली के खाल पे जो वस्तु रगड़ रहे हैं वो है एबोनाइट की छड़। ये पहली स्थिति में नाम दे रहा हूँ और ये है आपकी दूसरी स्थिति। इन्होंने ये छड़ लटकाई कांच वाली और तुरंत बिल्ली की खाल पे एबोनाइट की छड़ रगड़कर फिर इसको क्या करते हैं, इसके समीप लटकाने की कोशिश करते हैं या इसके पास लेकर आते हैं। मान लीजिए पास लेके आ जाएंगे इस तरीके से। ये छड़ है एबोनाइट की जिसे बिल्ली की खाल पे रगड़ा गया था और इसके समीप ये लेके आ गए। और क्या देखते हैं कि ये दोनों जो छड़ें हैं वो एक दूसरे से दूर भागती है। इसको जब पास लाया गया तो दोनों छड़ें एक दूसरे से दूर भागती है। तो इन्होंने ये काम करने के बाद एक और काम किया। एक और काम क्या किया, अच्छा पहले ये समझ लीजिए कि एक कांच की छड़ ली, रेशम के कपड़े पे रगड़ी और वो यहाँ पे टांग दी। दूसरी छड़ ली, उसको भी जो है कांच की छड़ को रेशम के कपड़े पे रगड़ा और उनके पास लेके आए। इसको पास लेके आए तो देखा कि वो दूर दूर भाग रही है, दूर दूर भाग रही है। ये आप समझिए, कांच की छड़ को रेशम के कपड़े पे रगड़ा, लटकाया, फिर कांच की छड़ को रेशम के कपड़े पे एक और छड़ ली उन्होंने और रेशम के कपड़े पे रगड़ी और पास लेके आए। तो उन्होंने देखा कि ये दोनों छड़ें दूर दूर भाग रही है, दोनों छड़ें दूर दूर जा रही है। अब ये दूर दूर जा रही है, इन्होंने कुछ नहीं किया और दूसरी स्थिति को अपनाने की कोशिश की। ऋणावेश हम बाद में समझेंगे। लीजिए, दूसरी स्थिति अपनाने की कोशिश की और एक और प्रयोग किया जिसमें एक धागे के माध्यम से इसको लटका दिया गया, रॉड को, और एक और रोड पास में लेके आए। लेकिन इस बार इन्होंने क्या किया, इस बार दोनों को, इस छड़ को भी और इस छड़ को भी, देखो इस छड़ को भी कहाँ रगड़ा गया, कांच की छड़ है और रेशम के कपड़े पर, कांच की छड़ और रेशम के कपड़े पर। ये भी किसकी छड़ है, कांच की छड़, और किस पर रगड़ा गया, रेशम के कपड़े पर। दूसरे प्रयोग में इन्होंने क्या किया, एबोनाइट की छड़ ली। कौन सी छड़, एबोनाइट, और इस एबोनाइट की छड़ को इन्होंने रगड़ा था बिल्ली की खाल पे, बिल्ली की खाल पे, और लटका दिया। दूसरी एक और छड़ ली एबोनाइट की और उसे बिल्ली की खाल पे रगड़ा और उन्हें लटका दिया। यानी दूसरी भी एबोनाइट की छड़ ली और उसे बिल्ली की खाल पे रगड़ा और फिर लटका दिया। ये देखते हैं कि ये समान छड़ें हैं, दोनों कांच की, ये दोनों को रेशम के कपड़े पे रगड़ा गया है। तो ये दोनों एक दूसरे से दूर भागने की कोशिश करती है। इसको पास लेके आओगे इस प्रकार से तो ये दूर चली जाएगी, धागे से बंधी हुई स्वतंत्र है ना, तो दूर जाएगी। अच्छा, एबोनाइट की छड़ बिल्ली की खाल पे रगड़ के टांगी और एबोनाइट की छड़ ही इसके पास में लेके आ रहे हैं, तो ये भी दूर भागने की क्या कर रही है, कोशिश कर रही है। तो इन्होंने देखा कि दोनों समान छड़ें लाने पर, दोनों समान छड़ें अगर लेके आते हैं समीप, तो ये भागने की कोशिश करती है। कांच की छड़ को रेशम के कपड़े पर रगड़ा, टांगा और यही छड़ वापस इसके नज़दीक लेके आए और देखा कि दोनों दूर दूर भागती है। तीसरा एक और प्रयोग इन्होंने किया और तीसरे प्रयोग में क्या किया कि एक विशेष, अब आपको यहीं से चीज़ें समझ में आने लगेगी कि एक और छड़ ली और उस छड़ को, कांच की तो छड़ थी और इसे रेशम के कपड़े पर रगड़ा गया। इसके समीप लेके आ रहे हैं एक दूसरी छड़ जो कि किसकी है, एबोनाइट की, और इसे रगड़ा गया किस पर,
बिल्ली की खाल पे, इसे रगड़ा गया बिल्ली की खाल पे। अब की बात अलग अलग सुनिएगा। पहले कांच की 2 छड़ें लेकर रेशम के कपड़े पर रगड़ कर उनको पास पास ला रहे हैं, दूर भाग रही है। 2 एबोनाइट की छड़ें ली, उन्हें बिल्ली की खाल पे रगड़ा, उन्हें पास पास ला रहे हैं, तो वो दूर भागने की कोशिश कर रही है। जिस प्रकार से चुंबकें प्रतिकर्षित और आकर्षित होती है, ठीक उसी प्रकार से दोनों स्थितियों में दूर दूर भाग रही है ना, प्रतिकर्षण हो रहा है। तीसरी स्थिति में इसने क्या किया कि एक छड़ कांच की ली, रेशम के कपड़े पर रगड़ा, और दूसरी जो छड़ है वो एबोनाइट की थी और उसे बिल्ली की खाल पर रगड़ा। दोनों अलग अलग छड़ों को पास में लेके आता है और देखता है कि दोनों छड़ें दूर दूर नहीं भागती है, बल्कि क्या होती है, पास पास आती है। ये इसके पास और ये इसके पास, यानी बल कौन सा लगता है, आकर्षण का बल लगता है। जबकि इन दोनों के मध्य कौन सा बल लग रहा था, प्रतिकर्षण का बल लग रहा था। ये लीजिए प्रतिकर्षण। इन्होंने ये घटना देखी तो इन्हें पता चला, भाई हमने पहले पढ़ लिया कि वस्तु को घर्षित करने पर उनमें क्या आते हैं, आवेश। तो इन्होंने इन्हें घर्षित किया और इन्हें पता चला कि आवेश तो आ रहे हैं, लेकिन आवेश क्या अलग अलग होते हैं या एक ही होते हैं, ये चीज़ जानने के लिए इन्होंने प्रयोग किया। देखा कि यहाँ आवेश बिल्कुल प्रतिकर्षित हो रहे हैं, यहाँ भी प्रतिकर्षित हो रहे हैं, लेकिन अगर असमान स्थितियाँ रही तो वो दोनों जो है इस तरीके से आकर्षित होंगे और एक दूसरे के पास आने की कोशिश करोगे। फिर उन्होंने अपने तरीके से ये कह दिया कि कांच की जो छड़ है वो रगड़ने पर कौन सा आवेशित होती है, धन आवेशित। ये उन्होंने अपने तरीके से मान लिया कि कांच की जो छड़ है वो क्या होती है, धन आवेशित। एक स्थिति मानी, तो एक स्थिति मानने पर इन्हें पता चला कि ये कांच की छड़, ये दोनों समान समान है, मतलब ये क्या हो रही है, प्रतिकर्षित हो रही है। और एबोनाइट की जो छड़ है वो ऋण आवेशित है, ये प्लस है तो ये माइनस है, और एबोनाइट बिल्ली की खाल पर रगड़ने पर वो नेगेटिव हो जाती है। तो देखा कि फिर से वो दूर दूर भाग रही है। लेकिन मैंने कहा कि कांच की छड़ को मान लिया कि वो क्या है, पॉजिटिव, तो ये कांच की छड़ ये क्या है, पॉजिटिव। और एबोनाइट की छड़ तो आप कहेंगे कि वो क्या है, नेगेटिव, ये लीजिए नेगेटिव। और बस यहीं से स्पष्ट हो गया कि समान समान जो आवेश है, चाहे प्लस के पास प्लस ला रहे हो और चाहे माइनस के पास माइनस ला रहे हो, तो समान समान जो आवेश है वो हमेशा ही प्रतिकर्षित होते हैं, और असमान जो आवेश है, जो विपरीत प्रकृति के आवेश है या विजातीय जो आवेश है, वो एक दूसरे से क्या होते हैं, आकर्षित होते हैं। यहीं से हमें एक गुण भी मिल गया और ये पता भी चल गया कि आवेश 2 तरीके के होते हैं। एक तो पास पास आने की घटना से उन्हें पता चला कि कुछ ऐसा है जो पास पास क्यों आ रहे हैं, दोनों समान है या विपरीत है, कौन से पास आ रहे हैं। तो फिर उनकी कल्पना काम आई और इस तरीके से ये व्याख्या हो पाई कि प्लस है, प्लस के पास आएंगे तो वो भाई कांच की छड़ को रेशम के कपड़े पे, कांच की छड़ को रेशम के कपड़े पे, दोनों को समान कपड़े पर रगड़ा गया, दोनों को समान कपड़े पर, समान पदार्थ की छड़ें थी और समान कपड़े पर रगड़ा गया। मतलब इन दोनों पर आवेश क्या है, इन दोनों पर स्पष्ट सी बात है कि आवेश क्या है, समान। ये भी एबोनाइट की छड़ थी, ये भी एबोनाइट की छड़ थी, इसे भी बिल्ली की खाल पे रगड़ा गया, इसे भी बिल्ली की खाल पे रगड़ा गया, मतलब दोनों समान आवेशित है। कौन सी आवेशित है, समान, है ना। यहाँ पता चला कि ये अलग से रगड़ी गई थी, कहाँ पर, रेशम के कपड़े पर, और छड़ थी कांच की, लेकिन ये एबोनाइट की थी और ये बिल्ली की खाल पे रगड़ी गई। मतलब दोनों में असमान आवेश है। कौन से आवेश है, असमान। तो बस इसी से स्पष्ट हो पाया कि एक तो धनावेश है और दूसरा ऋणावेश है। साथ ही ये बात भी स्पष्ट हो पाई कि जो सजातीय आवेश है, समान आवेश है, वो एक दूसरे से प्रतिकर्षित होते हैं, और जो विपरीत जातीय आवेश है वो एक दूसरे से आकर्षित होते हैं। तो इस तरीके से बेंजामिन फ्रैंकलिन का ये उपयोग काम में आया। लेकिन दोस्तों धनावेश को इन्होंने ही माना था, धनावेश को इन्होंने माना, यानी अपने स्तर पे इन्होंने धनावेश को मान लिया कि ये अगर कांच की छड़ पॉजिटिव होती है तो मान लीजिए कि ये भी पॉजिटिव और इसीलिए पास पास आने से दूर जा रही है, और ये नेगेटिव है तो मतलब ये भी नेगेटिव और समान समान होने से वो फिर से दूर जा रही है। तो इस तरीके से ये स्पष्ट हो पाया। तो दोस्तों आवेशों की हमने बात की है और साथ ही इसके मात्रक के बारे में पढ़ा है। लेकिन मैंने आपसे कहा कि आवेश 2 प्रकार से, अभी अभी आपने देखा कि इस तरीके से 2 प्रकार के होते हैं आवेश। लेकिन धनावेश बनता कैसे है, उसका निर्माण कैसे होता है, तो ज़रा वो बात भी समझ लीजिए। मैंने कहा एक तो धनावेश और एक ऋण आवेश। तो धनावेश कैसे बनता है और ऋण आवेश कैसे बनता है, ये स्थिति भी हमारे लिए महत्वपूर्ण है। दोस्तों इधर मैं बात करूँगा धनावेश की कि वो कैसे बनता है, जो
पॉजिटिव वाला है। और इधर मैं बात करूँगा आपका जो ऋणावेश है कैसे बनता है। दोस्तों हमें पता है कि कोई भी जो मेटल है, कोई भी धातु है, या मान लीजिए कोई सा भी पदार्थ है, तो वो अणुओं से मिलकर बना होता है। और उन अणुओं को अगर हम देखें तोड़ के तो वो परमाणुओं से मिलकर बने होते हैं। यानी कि हमें महर्षि कणाद या डाल्टन ऐसा बताते हैं कि परमाणु जो है वो दुनिया की सबसे सूक्ष्मतम इकाई है। लेकिन उसके बाद रदरफोर्ड भी हुए और जे थॉमसन भी हुए, नील्स बोर भी हुए, और उन्होंने भी उसकी व्याख्या की। लेकिन वो हमारा टॉपिक नहीं है। हमारा टॉपिक ये है कि प्रत्येक जो पदार्थ है वो परमाणुओं से मिलकर बनता है। और परमाणु को अगर हम देखें तो वो इस तरीके के होता है, इस तरीके का। लीजिए ये परमाणु है, और आपने ये सुन भी रखा होगा कि परमाणु के अंदर नाभिक होता है और नाभिक धनावेशित होता है, यानी उसके अंदर धनावेशित कण विद्यमान होते हैं। और आपने इलेक्ट्रॉन के लिए भी बातें सुन रखी होगी कि इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर वर्ताकार पथ में चक्कर काटते हैं। कौन? इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन यहाँ चक्कर काटते हैं, ऐसा आपने सुना होगा। और ये भी सुना होगा कि ये जो कक्षाएं हैं, नील्स बोर हमें ऐसा बताते हैं कि नाभिक के सबसे नज़दीक वाली कक्षा प्रथम कोश, सेकेंड नंबर पे द्वितीय कोश, तृतीय कोश, चतुर्थ, पंचम, इस प्रकार से कोश होते हैं। यानी इनकी अपनी कक्षाएं होती है। जिस प्रकार से पृथ्वी सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करती है, ठीक उसी तरीके से जैसे वो अपनी कक्षा में करती है, वैसे ये भी अपनी कक्षा में। दोस्तों अगर इस इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा बढ़ती है, बात को समझना कि यदि इस चक्कर लगा रहे इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा बढ़ती है, इसे बाहर से कहीं ऊर्जा दी जाती है जैसे विद्युत ऊर्जा के रूप में, या आपने सुना होगा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, प्रकाश विद्युत प्रभाव आइंस्टीन का। तो मेरा कहने का मतलब सिर्फ इतना सा है कि जब इस इलेक्ट्रॉन को ऊर्जा दी जाएगी तो इसका प्रमोशन हो जाएगा और ये अपने से ऊपर वाले कक्षक में जा चुका होगा। यदि ऊर्जा इसमें से ली जाती है तो ये इलेक्ट्रॉन अपने से नीचे वाले कक्षक में, यानी इसका डिमोशन हो जाता है, प्रमोशन नहीं होता है ना। तो मेरा कहने का मतलब है कि जब भी आप इस इलेक्ट्रॉन को क्या देते हो, ये देने का निशान है, तो अगर आप इलेक्ट्रॉन को ऊर्जा देते हो तो अपने से ऊपर और ऊर्जा दी गई, अपने से ऊपर और ऊर्जा दी गई, अपने से ऊपर, यानी ज़्यादा ऊर्जा जब आप दोगे तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से त्याग दिया जाएगा इस परमाणु के द्वारा। ये इलेक्ट्रॉन परमाणु से बाहर हो जाएगा। और हमने ये सुन रखा है कि किसी भी परमाणु में जो इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या, और किसी भी परमाणु के नाभिक में जो प्रोटॉन होते हैं और प्रोटॉनों की जो संख्या होती है, प्रोटॉनों की संख्या, किसी भी परमाणु के नाभिक में प्रोटॉनों की संख्या और बाहर चक्कर लगा रहे इलेक्ट्रॉनों की संख्या हमेशा ही क्या होती है? बराबर। यानी जितने इलेक्ट्रॉन उतने के उतने प्रोटॉन। ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव आपने पढ़ा है। चलिए, तो ये दोनों बराबर है और बराबर होने की स्थिति है, और इसीलिए हम कहते हैं कि परमाणु जो है वो हमेशा ही विद्युत का क्या होता है दोस्तों? उदासीन होता है। परमाणु विद्युत का उदासीन होता है। तो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन बराबर है, परमाणु विद्युत का इसलिए उदासीन है क्योंकि प्लस से माइनस कैंसिल, बराबर है ना, जितने माइनस उतने प्लस, बराबर जीरो, है ना। तो यदि यहाँ से इलेक्ट्रॉन त्याग दिया गया, क्या अब ये बराबर है? नहीं। इलेक्ट्रॉन त्यागने के बाद ये दोनों बराबर नहीं रहेंगे। और अगर देखा जाए इलेक्ट्रॉन त्यागा गया है मतलब इलेक्ट्रॉन क्या हो गए? कम। लेकिन प्रोटॉन तो है जितना ही है, लेकिन इलेक्ट्रॉनों के बजाय प्रोटॉन क्या है दोस्तों? ज़्यादा है। इलेक्ट्रॉनों के बजाय प्रोटॉन ज़्यादा है। और अब आप देखो ज़्यादा कौन है? प्लस है। ज़्यादा प्रभाव किसका है? प्लस का है। प्लस वाले ज़्यादा है, और इसलिए हम कहेंगे कि ये जो कण बना है ये क्या हो गया है? ये जो परमाणु है ये क्या हो गया है? धनावेशित हो गया। क्या हो गया है? धनावेशित। तो धनावेशित होना इस प्रकार से होता है और कण के लिए, है ना। और आपने देखा कि परमाणु में इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉनों की संख्या बराबर थी, जितने माइनस उतने प्लस, और इसलिए ये उदासीन था। लेकिन एक इलेक्ट्रॉन त्यागने के बाद इलेक्ट्रॉन कम हुए। माइनस वाला कण त्यागा तो वो पॉजिटिव हो जाएगा, अच्छा प्लस वाला कण त्यागा तो वो नेगेटिव हो जाएगा, यानी ऋण आवेशित हो जाएगा। तो इस प्रकार से बनते हैं दोस्तों धन आवेशित। लेकिन स्थिति इसकी उल्टा भी हो सकती है। कैसे?
कि ये कोई परमाणु है, इसने इलेक्ट्रॉन त्यागा है, तो ये भी हो सकता है कि इलेक्ट्रॉन कोई अन्य परमाणु पास वाला ग्रहण कर ले। तो यदि ये परमाणु को ग्रहण कर लेता है, ये इसके भी नाभिक में प्रोटॉन है और इसमें भी जितने इलेक्ट्रॉन उतने के उतने क्या है, प्रोटॉन, यानी हमेशा ही परमाणु विद्युत का उदासीन होता है। तो ये वाला अगर अपनी कक्षा में किसी इलेक्ट्रॉन को ग्रहण इसने त्यागा, इसने इलेक्ट्रॉन को क्या कर लिया, ग्रहण कर लिया, इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर लिया। अच्छा, पहले इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन बराबर थे, अब एक इलेक्ट्रॉन और नया आ गया, मतलब इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या हो गई, ज़्यादा हो गई, लेकिन प्रोटॉन इनके बजाय क्या है, कम है, ये बराबर नहीं है। तो ज़्यादा कौन है, ऋणावेश ज़्यादा है, और इसलिए हम कहेंगे कि कण क्या हो गया है, ऋण आवेशित हो गया है। तो इस प्रकार से धनावेश और ऋण आवेश का बनना होता है, ये इस तरीके से बनते हैं। इलेक्ट्रॉन का त्याग होना, इस पूरे मैटर में मैं आपको एक ही बात समझाना चाह रहा हूँ, वो छोटी सी बात ये है कि यदि इलेक्ट्रॉन त्यागा गया, यदि माइनस त्यागा गया तो वो धनावेशित हो जाएगा, और यदि अगर ग्रहण किया गया किसको, अगर माइनस को, तो वो क्या हो जाएगा, उसे पाकर वो जो है ऋण आवेशित हो जाएगा। तो इस तरीके से धनावेशित होना और ऋण आवेशित होना, ये दोनों ही चीज़ें आपस में जुड़ी हुई है। तो इस तरीके से हमने जाना आवेशों के प्रकार के बारे में। दोस्तों, आवेश दो प्रकार के होते हैं, और जिनमें से धनावेश और ऋणावेश और उनका बनना भी हमने समझा है। तो ये स्थितियां हैं आवेश के लिए। मात्रक हमने पढ़े हैं आवेश के, आपको ज़्यादातर कूलाम पे ध्यान देना है कि जो अच्छा मात्रक है आवेश का वो कूलाम है। तो ये रहेगा धनावेशित कण और ऋण आवेशित कण। दोस्तों, आवेश का एक महत्वपूर्ण गुण है जो मैंने आपको बताया है कि आवेश अगर समान हो, समान जाति के आवेश परस्पर प्रतिकर्षित होते हैं और विपरीत जाति के आवेश परस्पर आकर्षित होते हैं। यानी माइनस के पास प्लस लाया गया तो वो आकर्षित होंगे, लेकिन प्लस के पास प्लस या माइनस के पास माइनस लाया गया तो वो हमेशा ही प्रतिकर्षित होंगे, है ना, एक दूसरे से दुश्मनी होती है, ऐसा मान लीजिए। तो आज के लिए इतना ही। अगला जो वीडियो होगा उसमें हम आगे पढ़ेंगे आवेशों के बारे में भी, और क्या गुण उनके होते हैं और किस प्रकार से वस्तुओं को आवेशित किया जा सकता है, वो चीज़ें भी हम पढ़ेंगे। लेकिन फ़िलहाल के लिए इतना ही, अगला पार्ट 2 में। तब तक के लिए दोस्तों पढ़ते रहें, और यदि आपको वीडियो पसंद आ रहे हैं तो आप इन्हें लाइक कीजिए हमारा हौसला बढ़ाने के लिए, और इन्हें अपनों के साथ शेयर भी कीजिए ताकि अधिकतम लोगों को लाभ पहुंच सके। धन्यवाद।